हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ के लिए आधुनिक भारत का इतिहास का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुल 100 पीवाईक्यू होंगे। ये हर परीक्षा में, लोक सेवा आयोग की हर परीक्षा में पीवाईक्यू से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 101 से शुरू होगा। 101वां है, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? फरवरी 1756, सितंबर 1756, फरवरी 1757, अप्रैल 1757। तो इसमें फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, विकल्प सी। 102 पर है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? वारेन हेस्टिंग, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास। तो इसका बी हो जाएगा, मैकाले। 103वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संधि और वर्ष। सूरत की संधि 1775, मद्रास की संधि 1769, बेसिन की संधि 1803, लाहौर की संधि 1846। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरत की संधि 1775, मद्रास की संधि 1769, बसीन की संधि 1802, लाहौर की संधि 1846। इसका 1802 हो जाएगा, सी। अब 104, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की संधि, अमृतसर की संधि, सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि। तो इसका 1, 3, 4 और 2, विकल्प सी सही हो जाएगा। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि 1765, फिर दूसरे नंबर पर सालबाई की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784, अमृतसर की संधि 1809। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? सूरत, हैदराबाद, मैसूर, अवध। तो इसमें हैदराबाद था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। 106वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ? 1860, 1867, 1877, 1880, 1901। तो इसका बी है, 1877। 107वां है, डलहौजी से पहले हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू किया गया था? मांडवी, कुलाबा, जालौर, सूरत और सभी। तो इनमें विकल्प सभी हो जाएगा। इससे पहले सभी पर लागू किया गया था। 108वां प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सी है, डलहौजी। 109वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। इलाहाबाद की संधि, एक्सला चैपल, ला बुर्दनासे द्वारा वर्धमान पर अधिकार, डुप्ले की पदच्युति। तो इसका हो जाएगा इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सला चैपल 1748। इसका विकल्प हो जाएगा बी, 4, 3, 2 और 1। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पंजाब, सिक्किम, बर्मा और झांसी। इसका बी हो जाएगा। 111वां है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर। विलय के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका हो जाएगा सबसे पहले सतारा, बघाट, उदयपुर, फिर झांसी। इसका सी उत्तर हो जाएगा। 112वां है, भारत में सर जॉन शोर की नीति किस नीति के रूप में दर्शाया गया? जॉन शोर की नीति को किस रूप में दर्शाया गया? तुष्टीकरण, कुशलतः अकर्मण्यता, गैर हस्तक्षेप, फूट डालो व शासन करो। तो इसका सी उत्तर सही है, गैर हस्तक्षेप। 113वां प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की। हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूतों ने, मैसूर के शासक ने। तो इसका बी हो जाएगा, इंदौर के होलकर। इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। 114वां है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था किस वर्ष में? 1853, 1855, 1856, 1857। तो इसका हो जाएगा 1856, विकल्प सी। 115वां है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम, डब्ल्यू एच स्लीमैन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। तो इसका ए हो जाएगा, जेम्स आउटरम। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ। 116वां है, वर्ष 1802 में पेशवा ने
वसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किससे पराजित होने के बाद किए थे? ग्वालियर के सिंधिया से, इंदौर के होलकर से, नागपुर के भोसले से, बड़ौदा के गायकवाड़ से। तो इसका बी है इंदौर के होलकर। 117वां प्रश्न, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था? अवध, झांसी, सतारा, नागपुर। तो इसका ए हो जाएगा अवध। अवध को कुशासन के आरोप में इसका अधिग्रहण किया गया था। 118वां है, सूची 1, सूची 2, संबलपुर, सतारा, अवध, झांसी। विलय का वर्ष है 1848, 1849, 1853, 1856। इसका बी उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1853। 119वां है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कार्नवालिस, एलनबरो, एमहर्स्ट, ऑकलैंड। इसका सही उत्तर है एमहर्स्ट। आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। 120वां प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, जॉन सोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका बी हो जाएगा कार्नवालिस। 121वां है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त में नहीं था? इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित कर सुनिश्चित किया। सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। इसका डी हो जाएगा, किसान के हितों को सुरक्षित नहीं किया है। बाकी तीनों सही हैं। भू राजस्व सुनिश्चित किया, समय समय पर बंदोबस्त से मुक्ति मिली और निष्ठावान जमींदारों का निर्माण किया। फिर 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, कोई नहीं। तो इसमें सी है स्थायी बंदोबस्त। इसको जमींदार को भू राजस्व संग्रह के लिए मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में माना गया था। फिर 123वां, स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया, उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया, उन्होंने इसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया, सैद्धांतिक आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसका ए है, उन्होंने समर्थन किया। 124वां प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? एक डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस, विलियम पिट। इसका सी है फिलिप फ्रांसिस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार। 125वां है, 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य थे? ऑकलैंड कॉल्विन, जेम्स एंड मेस्टन, अल्फ्रेड सी लॉयल, एंटोनी पी मैकडोनल्ड। तो इसमें डी है एंटोनी पी मैकडोनल्ड। भारत सरकार के वित्त सदस्य थे 1885 में, विकल्प डी। 126वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबद्ध होने के लिए जाना जाता है? टॉमस मुनरो, आर एम बर्ड, चार्ल्स नेपियर, जोनाथन डंकन। तो इसका ए हो जाएगा टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। 127वां प्रश्न है, सूची 1, सूची 2 को सुमेलित करना है। जोनाथन डंकन, टॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, हार्ट मैकेंजी। महालवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और बनारस का अस्थायी बंदोबस्त। तो इसका विकल्प ए है सही। जोनाथन डंकन, बनारस का अस्थायी बंदोबस्त। टॉमस मुनरो, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी। कॉर्नवालिस, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी। 128वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक और डलहौजी। इसका उत्तर बी है कॉर्नवालिस। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? जोनाथन डंकन, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट, विलियम जोन्स। तो इसका डी उत्तर है विलियम जोन्स। 130वां प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का मुख्य प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े किसानों के एक नए वर्ग का सृजन, भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। तो इसका विकल्प ए है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता। 131वां प्रश्न है, भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? कैनिंग, मेयो, लिटन, डफरिन। तो ये सारे कोड कैनिंग के समय में, विकल्प ए।
अब 132वां है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1952, 1924, 1871, 1911। तो इसका सी विकल्प है 1871। 133वां प्रश्न है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका बी है वॉरेन हेस्टिंग। 134वां प्रश्न है, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण एक तिहाई बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? क्लाइव, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, कर्जन। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, क्लाइव। 135वां प्रश्न है, 136वां प्रश्न, इसमें विकल्प नहीं है सही। भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था? फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका सी है दादा भाई नौरोजी। 137वां, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सामान आयात किया जाता था और यूं देश को प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को वास्तविक प्रतिफल कुछ नहीं मिलता था। दोस्तों, ये सब मैंने आपको इतिहास वाली क्लास में धन निकासी के चैप्टर में बताया था, आप जाके चाहें तो देख सकते हैं। 138वां है, भारत का प्रथम छापाखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? गोवा, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। इसका ये हो जाएगा गोवा। पुर्तगालियों ने 1556 में पहला छापाखाना खोला था, प्रिंटिंग प्रेस। 139वां प्रश्न है, नीचे दिए कथन और कारण कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण दिया है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। इसका दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता है ए की। 140वां प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था? हावड़ा और रामपुर के बीच, बंबई से ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली तथा आगरा। तो इसका विकल्प बी है मद्रास और ठाणे के बीच, 1853। 141वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? सहचर, दैनिको समाचार, चंद्रिका, मदोवृत्त, इंदु प्रकाश। तो इसका विकल्प ए है, सहचर में कहा गया था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। 142वां प्रश्न है, भारत में जब रेलमार्ग पहली बार प्रचलित हुए, उनका प्रमुख उद्देश्य था वाणिज्य एवं व्यापार की सुविधा प्रदान करना, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, सैनिक संचार को अधिक अच्छा और गतिमान बनाना, सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना। तो इसका विकल्प बी है, उनका प्रमुख उद्देश्य कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना था। 143वां है, पहली बार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? चाय, कॉफी, नील, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी, सूती कपड़ा और जूट। इसका बी हो जाएगा, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी। 145वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का धन निकास सिद्धांत की ओर ध्यान खींचा? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इकोनॉमिक पॉवर्टी, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका ए है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। 146वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? दादा भाई नौरोजी, डी ई वाचा, जे बी जोशी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत में रेलवे की उपयोगिता नहीं है, वह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, विकल्प डी। अब 147वां प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका विकल्प ए है, दादा भाई नौरोजी। 148, भारत में इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ?
स्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद, दीवानी प्रदान करने के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद, मैसूर विजय के पास। तो इसका विकल्प बी है दीवानी प्रदान करने के बाद। 1765 के बाद धन निकासी। 149वां है भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? दादाभाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त। तो इसका डी है रमेश चंद्र दत्त। इनकी किताब थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास। 150वां है व्हिटले कमीशन का संबंध था श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा के पुनर्गठन से। तो ए है श्रम से। 151 है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? हंटर आयोग, हर्टोग आयोग, स्ट्रेची आयोग, इंडिगो आयोग। सी उत्तर है स्ट्रेची आयोग। 152वां प्रश्न है 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? वयस्क पुरुष मजदूर, बाल मजदूर, स्त्री मजदूर, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ति। इसका विकल्प बी है बाल मजदूर। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। 7 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। 153वां है प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? 1918, 1920, 1926, 1930। विकल्प सी 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित हुआ था। 154 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। विकल्प सी हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है, यह सही नहीं है कि ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, केवल कच्चे माल का पूर्ति करता था। 155वां है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? कपास, चीनी, जूट, तांबा, तांबा, इस्पात, नमक, कच्चा रेशम। घोड़े, नमक, चीनी, रेशम। सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। तो इसका डी हो जाएगा। सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम बंगाल से निर्यात होता था। 156वां 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? बम्बई, कलकत्ता और पूना, अहमदाबाद, दिल्ली और नासिक, बनारस, पूना और नासिक, बनारस, आगरा और लखनऊ। तो इसका विकल्प सी है बनारस, पूना और नासिक 18वीं शताब्दी में तांबे और पीतल उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। 157 है आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले, सिल्क, नील, अफीम। तो इसका विकल्प ए है मसाले। 158वां प्रश्न है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? इस्पात, कोयला, ऊनी वस्त्र, कपास। तो इसका डी है कपास। 159वां है 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? आबकारी राजस्व, अफीम राजस्व, भू राजस्व और आयात शुल्क। इसका विकल्प सी है भू राजस्व सबसे प्रमुख साधन था। 160वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, कृषक वर्ग के लिए सबसे सस्ते और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। तो इसका विकल्प डी है ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। 161वां है 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, मदन मोहन मालवीय। डी विकल्प है मदन मोहन मालवीय। 162वां प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता भी थे। अब नाम है BK.R.V. राव, KT शाह, M. विश्वेश्वरैया, मेघनाथ साहा। इसका विकल्प सी है M. विश्वेश्वरैया। 163वां प्रश्न है अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। अनौद्योगिकरण और विऔद्योगिकरण। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो इसका विकल्प दोनों सही हो जाएगा। विकल्प सी। 164वां प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लिटन, रिपन, कर्जन, डलहौजी। तो इसका बी हो जाएगा रिपन। 65वां प्रश्न है भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के द्वारा वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य के कितने घंटे निर्धारित किए गए? 8, 10, 12, 14। तो कुल 12 घंटे निर्धारित किए गए थे। विकल्प सी। 166वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसमें दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या नहीं करता है आर। 167वां प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। पहला है इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। 4 जून 1857 को विद्रोह का आरंभ कानपुर से हुआ था। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल हसी की हत्या की थी। बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह दिल्ली से प्रारंभ हुआ। तो इसका 1 और 4 दोनों सही हैं।
168 किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार, सैयद अहमद, रॉबर्ट्स, कूपलैंड। तो इसमें आरसी मजूमदार ने यह बात कही थी। 169 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामर्स्टन, एटली, ग्लैडस्टोन। तो इसका विकल्प बी है पामर्स्टन। 117वां है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? नाना साहब, कुंवर सिंह, बख्त खान, मंगल पांडे। तो इसका बी हो जाएगा कुंवर सिंह। 171वां, 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था? यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। कैनिंग, लॉरेंस, स्टैनले वालपर्ट, कोई नहीं। तो इसका सी विकल्प है स्टैनले वालपर्ट। 172वां है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, मिंटो, कैनिंग, बेंटिक। तो इसका विकल्प सी है कैनिंग। 173वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? अंबाला, मेरठ, सियालकोट, कोई नहीं। तो इसका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 174वां प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हैरसे, ह्यूग व्हीलर। तो इसका सी है हैरसे। बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। 175वां है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी है तात्या टोपे, नाना साहब के कमांडर इन चीफ। 176वां है, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम विनिर्दिष्ट कीजिए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। पहले लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद। 2, 1, 3 विकल्प बी सही हो जाएगा। 177वां है, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, फैजाबाद के मौलवी। इसका डी हो जाएगा फैजाबाद के मौलवी। मौलवी अहमदुल्ला इनका नाम था। 178वां है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महत्वरी की पदवी दी गई? जीनत महल, हजरत महल, लक्ष्मीबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा हजरत महल, बेगम हजरत महल। 179 है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेटलेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस, कर्नल वेलेस, सभी। तो इन सभी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है 180 क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। नाना साहब, हामिद अली खां, मौलवी अहमदुल्ला, मनीराम दीवान। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और असम। नाना साहब कानपुर, हामिद अली खान दिल्ली, अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। विकल्प डी। 181 निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस। तो इसका 2, 3 और 4 विकल्प सी सही है। 182वां है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह। रंगून निर्वासन, नेपाल, पलायन, गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए, युद्ध में मारी गई। तो लक्ष्मीबाई हो जाएगा 4, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए, नाना साहब नेपाल, बहादुर शाह रंगून। इसका विकल्प सी हो जाएगा। 183वां है, सर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। तो खान बहादुर थे, विकल्प ए। 184वां है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। इसका सही उत्तर है उनकी जन्मस्थली वाराणसी है। 85वां 85वां प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया? 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 के सनद के जारी किए जाने से, 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा से। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी 1858। 186वां है, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करना, भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट, भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। विकल्प डी सही है, भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। 187वां है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था?
विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। विकल्प डी है ईसाई धर्म का प्रसार, इसका परिणाम नहीं था। 188 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:4, 1:5, 1:6 और 1:7। तो इसका विकल्प बी है 1:5। 189 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। तो इसका डी हो जाएगा, यह आक्रोश का कारण नहीं था, सेना में गैर ब्राह्मण रसोइयों की नियुक्ति। 190 प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बंगाल, बंबई, मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि। अफसर यूरोपीय ही बने रहे। कौन सी बात सही नहीं है? विकल्प बी, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ावा दिया गया, ये गलत है। 191वां प्रश्न है, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? एलन बरो, ग्लैडस्टोन, डिजराइली, लॉर्ड कैनिंग। तो विकल्प सी है, डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 192वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में से निम्न में कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। इसका सी है ऊधम सिंह। 93वां प्रश्न है, विचार कीजिए, कथन और कारण। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। इसका दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी करता है। 194वां प्रश्न है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? सुरेंद्र सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी, विनायक दामोदर। तो इसका ए है, सुरेंद्र सेन ने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। 195वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खान, हसन खान। विकल्प सी है बख्त खान, इन्हें साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। 198वां है, 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, विकल्प सी। 197वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो इसका विकल्प ए है, दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 क्रांति के नेता थे। 198वां प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। विकल्प बी है, अवध से सबसे ज्यादा संख्या थी। 199वां प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कार्डों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां, बी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प ए है, सैयद अहमद खां 1857 के कार्ड पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। अंतिम प्रश्न है 200वां, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। उपयुक्त सभी, तो इसका विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण थे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।